हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम लोग लगातार संसदीय प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं, जिसमें से हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोगों ने संसदीय प्रक्रिया के साथ साथ दल बदल अधिनियम 1985 देखे थे कल हम लोग। आज हम लोग वहां से आगे समझने का प्रयास करते हैं। संसदीय प्रक्रिया जो है यह भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो यह इंग्लैंड के संविधान से, मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन की संविधान से ही एकल नागरिकता भी लिया गया है और एकल नागरिकता का चर्चा भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में दिया गया है। और नागरिकता यदि आपको चाहिए, मतलब यदि आप बाहरी हैं और आपको नागरिकता चाहिए, तो नागरिकता देने का काम जो है वह गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आप जो अपना आवेदन दीजिएगा वह गृह मंत्रालय को दीजिएगा और जो उनका बेसिक पॉइंट है उस पर वो निरीक्षण करके वो आपको नागरिकता प्रदान करेंगे। तो हम लोग संसदीय प्रक्रिया में जहां तक कल पढ़े थे वहां से आगे चल रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था संसदीय प्रक्रिया में लोकसभा व राज्यसभा के सचिवालय के संबंध में। आज हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में यह बोला गया है कि राष्ट्रपति सत्र को आहूत करेंगे, आहूत या बुलाते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत सदन के सत्र को आहूत करते हैं या बुलाते हैं। सत्र को ही हम लोग सेशन बोलते हैं और या अधिवेशन बोलते हैं। तो संसद के अधिवेशन को, संसद के सत्र को, संसद के सेशन को कौन, तो राष्ट्रपति आहूत करते हैं या बुलाते हैं। अनुच्छेद 85 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि संसद की बैठकों के बीच, 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिकतम का अंतर नहीं हो सकता है। मतलब क्या, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। संसद के 2 सत्रों के बीच का जो अंतराल है वह 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। इस बेस पर यह कहा जा सकता है कि एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें, एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें निश्चित रूप से होंगे। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 85 में बोला गया है कि 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा, मतलब एक वर्ष में 2 बार बैठक तो होना एकदम निश्चित है या जरूरी है या अनिवार्य है। इन बातों का व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में दिया गया है। अनुच्छेद 85 में और क्या बतलाया गया है, अनुच्छेद 85 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति महोदय सत्रारंभ, सत्रावसान या विघटन, मतलब क्या, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र को सत्रारंभ किया जाता है, सत्रावसान किया जाता है या लोकसभा का विघटन किया जाता है। अनुच्छेद 85 के तहत इन बातों का चर्चा किया गया है। अब यहां पर एक शब्द आएगा, क्या, राष्ट्रपति महोदय, क्या
राष्ट्रपति महोदय अपने मन से लोकसभा का विघटन कर सकता है या किसके सलाह पर? तो हम याद रखेंगे, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी प्रधानमंत्री की लिखित सलाह, और प्रधानमंत्री में ही इंक्लूड है कौन? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, COM इसको हम लिख सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सलाह पर, मतलब मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय लोकसभा को भंग कर सकता है 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी। अब हम लोग आगे चलने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के सत्र को आहूत किया जाता है, संसद के सत्र को बुलाया जाता है। इस बात का चर्चा अनुच्छेद 85 में किया गया है। और अब हम लोग देखेंगे कि संसद के सत्र के संबंध में भारतीय संविधान में कहीं पर भी यह नहीं है कि इस सत्र को बजट सत्र बोलेंगे, इस सत्र को मानसून सत्र बोलेंगे और इस सत्र को शीतकालीन सत्र बोलेंगे। तो फिर संविधान में नहीं है तो कहाँ है? इन सभी बातों का चर्चा संसदीय नियमावली या संसदीय नियम व प्रक्रिया में है, जिस चीज को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला क्या है? बजट। पहला जो सत्र होता है उस सत्र को बोलते हैं हम लोग बजट सत्र। अब बजट सत्र इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस सत्र में हम बजट प्रस्तुत करते हैं, इस कारण से इस सत्र का नाम बजट सत्र पड़ा है। अब फिर मन में एक प्रश्न आएगा कि बजट संसद में कौन रखवाता है? तो बजट संसद में राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। किसके द्वारा रखवाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। प्रस्तुत कौन करता है संसद में? तो वित्त मंत्री। बजट को संसद में प्रस्तुत कौन करता है या सभा के पटल पर कौन रखता है? तो वित्त मंत्री। रखवाते कौन है? तो राष्ट्रपति महोदय। और संसद का सबसे पहला सत्र बजट सत्र ही होता है, हमें यह भी ध्यान रखना है। संसद का पहला सत्र बजट सत्र होता है और बजट सत्र का जो अवधि है वह फरवरी से लेकर मई तक की है। बजट सत्र की जो अवधि होती है, मतलब क्या, बजट सत्र कब से कब तक चलता है? तो फरवरी से लेकर मई तक चलता है। सबसे अधिक समयावधि वाला सत्र कौन सा होता है? तो वह होता है कौन सा? बजट सत्र। अब मान लीजिए 1 फरवरी को बजट संसद के पटल पर रखा गया। 1 फरवरी को बजट संसद के सत्र पर रखा गया है। 20 से 25 दिन इस पर पहली बार चर्चा होगी। 20 से 25 दिन। तो हुआ क्या? लगभग मान लीजिए 27 फरवरी तक इस पर बहस हुई। बहस होने के बाद लगभग 20 से 25 दिन के लिए इस सत्र को स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद पुनः इस सत्र को, बजट सत्र को शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर से प्रश्न क्या बनेगा कि 2 चरणों में प्रस्तुत होने वाला संसद का सत्र कौन सा है? वह है बजट सत्र। सबसे लंबी अवधि वाला सत्र वो है बजट सत्र। बजट सत्र कब से कब तक चलता है? फरवरी से लेकर मई तक। संसद का पहला सत्र वो होता है बजट सत्र।
यहीं पर अनुच्छेद 87 के संबंध में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87, अनुच्छेद 87 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 87 में यह बोला गया है, अनुच्छेद 87 में यह बोला गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के पहले सत्र को अनिवार्यतः, अनुच्छेद 87 यह बोलता है कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद के पहले सत्र को, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद के पहले सत्र को राष्ट्रपति के द्वारा अनिवार्य रूप से संबोधित किया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 87 हमें यह बतलाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद के पहले सत्र को अनिवार्य रूप से, कौन से पहले सत्र? तो लोकसभा चुनाव के ठीक बाद के पहले सत्र को संबोधित करना अनिवार्य है। अब दूसरा मानसून सत्र, मानसून सत्र यह दूसरा सत्र हुआ और मानसून सत्र में हमें अधिक जानने की प्रयास नहीं करना है। मानसून सत्र जो है यह जुलाई से लेकर अगस्त तक, कभी कभी सितंबर तक भी चलती है। मानसून सत्र की अवधि कब से कब तक है? तो जुलाई से लेकर संभवतः यह अगस्त तक ही चलती है, लेकिन कभी कभी यह सितंबर तक यह चलती है। उस सत्र को क्या कहते हैं? उस सत्र को हम लोग कहते हैं मानसून सत्र। अब एक है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र, तो नाम से ही लग रहा है शीत मतलब क्या? ठंडा के महीना, मतलब क्या? ठंड के माह में यह सत्र क्या होता है? चलता है। नाम से ही ऐसा लग रहा है। तो शीतकालीन सत्र जो है वह नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वह दिसंबर में ही प्रारंभ होता है और दिसंबर में ही खत्म भी हो जाता है। संसद का सबसे कम अवधि वाला सत्र, संसद की सबसे कम अवधि वाली सत्र कौन सी है? तो वह भी है शीतकालीन सत्र। जब पूछे संसद का सबसे बड़ा अवधि वाला सत्र तो होगा कौन सा? बजट सत्र। 2 चरणों वाला सत्र तो बजट सत्र। शीतकालीन सत्र जो है यह कब से कब तक? तो हम बोलेंगे नवंबर टू दिसंबर। इस माह में क्या होती है? तो इस माह में शीतकालीन सत्र चलता है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के संबंध में अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं इस प्रश्नकाल में 3-4 प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न,
तीसरा अल्प सूचना और नंबर फोर आप ले सकते हैं एक प्रकार से प्राइवेट सदस्यों के द्वारा। तो संसद में जो है प्रश्नकाल, किसी भी देश में, जिस भी देश में संसदीय प्रक्रिया है, संसदीय प्रणाली है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर जनता के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा संसद के पटल पर उनकी मांगों को रखा जाता है। तो मंत्री परिषद पर या कार्यपालिका पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण बनाए रखने के लिए, निगरानी करने के लिए प्रश्न करना जरूरी होता है। क्या प्रश्न करना जरूरी होता है? कि आपने फलाना काम क्यों किया, आपने फलाना काम क्यों नहीं किया, आपने पैसा कहाँ खर्च किया, आपने पैसा उस जगह पर क्यों नहीं खर्च किया, आपने फलाना योजना क्यों बनाया, आपने फलाना योजना क्यों नहीं बनाया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सरकार से एक पूछने वाला भी होना चाहिए। एक का मतलब यह हुआ कि हम लोग तो सरकार से पूछ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं पूछ सकते हैं? हम लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वो वहां पर प्रश्न करते हैं, क्योंकि सरकारें वही बनती है जिसको हम लोग चुनते हैं। हम लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति ही एक समूह बनाकर सरकार का गठन करता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मतलब क्या? हम लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि मिलकर एक सरकार का गठन करते हैं और उस सरकार पर कंट्रोल करने के लिए, निगरानी करने के लिए व्यवस्थापिका होती है, संसद होती है और सांसद होते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि प्रश्न पूछा नहीं जाएगा तो उन पर कंट्रोल कैसे लगाया जाएगा। इस कारण से संसद में एक काल होता है जो प्रश्न काल होता है, और जो सदन का लोकसभा का बैठक हो या राज्यसभा का बैठक हो, प्रतिदिन 11 बजे शुरू हो जाता है। प्रतिदिन 11 बजे बैठक शुरू हो जाती है और हम बोलेंगे क्या, सदन के पहले 1 आवर, मतलब क्या, जब से शुरू हुई है तो पहले 1 आवर मतलब पहले 1 घंटा, सदन के शुरू होने के 1 घंटा, मतलब क्या, 11 बजे शुरू हुआ तो 11 से 12 के बीच का जो समय होता है, उस समय को हम प्रश्नकाल कहते हैं। कब से कब? तो 11 से 12 के बीच का जो समय होता है, उस समय को हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल में कई प्रकार के प्रश्न सांसदों के द्वारा कार्यपालिका से, मतलब क्या, मंत्री परिषद से, मतलब क्या, मंत्री से पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। सबसे पहला इसमें आता है तारांकित प्रश्न, नंबर 2 और तारांकित प्रश्न, नंबर 3 अल्प सूचना प्रश्न, और नंबर 4 जो है, नंबर 4 में यह बोला गया है कि सांसदों के द्वारा, अन्य सांसदों के द्वारा वैसे भी सदस्य से प्रश्न किया जा सकता है जो सदस्य मंत्री परिषद के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिस्सा या सदस्य नहीं है। कब? जब वो सांसद अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन करते हैं। प्रश्नकाल में जो चौथा समय, मतलब क्या, किसी भी सांसद के द्वारा उस सदस्य से भी प्रश्न किया जा सकता है जो सदस्य मंत्री परिषद का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा नहीं है, और यदि उसने कोई विशेषाधिकार, किसी प्रकार का कोई उल्लंघन किया हो, तो अन्य सदस्य या अन्य सांसद उस सांसद से भी प्रश्न कर सकता है। तो सबसे पहला है तारांकित प्रश्न। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, तारांकित प्रश्न होता क्या है। तो नाम से ही लग रहा है तारांकित, मतलब क्या, तारा जो अंकित, मतलब यह हुआ जिसमें तारा अंकित हो। अंकित का मतलब होता है उल्लेखित होना, मतलब क्या, लिखा हुआ हो। तारांकित प्रश्न का मतलब हुआ
जिस प्रश्न में स्टार लगा हुआ हो। सबसे पहली बात, जिस प्रश्न में स्टार लगा हुआ हो वह या उस प्रकार का प्रश्न या उस प्रश्न को हम तारांकित प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे। किस प्रकार के प्रश्न को? जिस प्रश्न के सामने स्टार लगा हो उस प्रकार के प्रश्न को हम लोग तारांकित प्रश्न कहेंगे या समझ सकते हैं। तारांकित प्रश्न जो हैं वे मौखिक प्रकार के होते हैं, मौखिक, और इसका उत्तर जो है वह भी मौखिक ही होता है। तारांकित प्रश्न जो है वह मौखिक होता है और वह मंत्री परिषद से पूछा जाता है। मंत्री परिषद का मतलब क्या? कोई भी सांसद किसी भी मंत्री से, जिस विभाग की उसको जानकारी चाहिए, उस विभाग के मंत्री से मौखिक प्रश्न करेगा और वह मंत्री जी भी मौखिक में ही आंसर देंगे, मौखिक में ही उत्तर देंगे। और यदि उस उत्तर से वह सदस्य जिसने प्रश्न पूछा है यदि वह संतुष्ट नहीं है या कुछ अन्य सदस्य भी उस मंत्री के या उन मंत्री के द्वारा दिए गए उत्तरों से संतुष्ट नहीं है तो अनुपूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फिर से एक बार देख लीजिए, तारांकित प्रश्न का मतलब जिस प्रश्न में स्टार लगा हो उसे हम लोग तारांकित प्रश्न बोलेंगे। तारांकित प्रश्नों में मौखिक प्रश्न किया जाता है और इसका उत्तर भी मौखिक में ही दिया जाता है। यदि उत्तर से वह सदस्य या कुछ अन्य सदस्य भी संतुष्ट नहीं है तो उसी से संबंधित किसी से उसी प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न, सप्लीमेंट्री प्रश्न या क्वेश्चन कर सकता है। अब यहाँ पर मन में एक प्रश्न आएगा, क्या कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है? जी नहीं, आप वही प्रश्न पूछ सकते हैं जिस प्रश्न का आंसर उन्होंने आपको दिया और आप संतुष्ट नहीं हुए तो उससे रिलेटेड प्रश्न, उससे संबंधित जो प्रश्न है उसी प्रश्न को आप फिर से दोहरा सकते हैं। इसे ही बोलते हैं हम लोग अनुपूरक प्रश्न। तारांकित प्रश्न पूछने से पहले लगभग 15 दिन पहले लोकसभा स्पीकर को या लोकसभा सचिवालय को या लोकसभा के महासचिव को आपको सूचित करना होगा, आपको लिखित में देना होगा कि हम फलाने मंत्री से प्रश्न करने वाले हैं या हम फलाने मंत्री से यह चीज पूछना चाहते हैं। उस नोटिस में कहिए या उस सूचना पत्र में कहिए आपका नाम होना चाहिए, आप किस संसदीय क्षेत्र से हैं वह होना चाहिए, आप कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं, उस प्रश्न का संबंध किस क्षेत्र से है। इन सारी बातों को आपको उस सूचना में उल्लेखित करना होगा और आप लोकसभा स्पीकर या लोकसभा के महासचिव या लोकसभा सचिवालय के सामने 15 दिन पहले प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आपका सदन में नाम बुलाया जाएगा और तब आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, क्या तारांकित प्रश्न हम एक दिन में कितना पूछ सकते हैं? तो तारांकित प्रश्न एक दिन में आप अधिकतम 20 पूछ सकते हैं। तारांकित प्रश्न एक दिन में अधिकतम आप 20 तारांकित प्रश्न जो है वो अधिकतम आप कितना पूछ सकते हैं? तो तारांकित प्रश्न आप अधिकतम 20 पूछ सकते हैं। आप यह याद रखेंगे 15 दिन। 15 दिन का मतलब क्या? 15 दिन पहले आपको यह सूचना देना होगा कि आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं और आपका जो प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं उसको आप किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं। मतलब क्या तारांकित प्रश्न में या अतारांकित में या आप किस प्रकार के प्रश्न पूछना चाहते हैं वह भी आपको लिखना होगा। स्टार लगा दीजिएगा तो वो समझ जाएंगे कि यह तारांकित प्रश्न की श्रेणी में आएगा। अब चलते हैं हम लोग अतारांकित।
अब हम लोग चलते हैं अतारांकित प्रश्न में। का मतलब यह हुआ जिस प्रश्न में स्टार नहीं लगा हुआ हो। मतलब क्या, जिस प्रश्न में स्टार नहीं लगा हुआ होगा उस प्रकार के प्रश्न को हम क्या बोलेंगे, अतारांकित प्रश्न। पहला अंतर। दूसरा अंतर, अतारांकित प्रश्न हमेशा लिखित में पूछा जाएगा। अतारांकित प्रश्न हमेशा लिखित में पूछा जाएगा और इसका उत्तर भी जो है वह भी लिखित में ही दिया जाएगा। अतारांकित प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, अतारांकित प्रश्न लिखित में पूछा जाएगा और उसका उत्तर भी मंत्री को लिखित में ही देना होगा। एक दिन में आप अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न कर सकते हैं। एक दिन में आप अधिकतम 230 अतारांकित प्रश्न कर सकते हैं। हमें अतारांकित से क्या सजा रखना है, जिस प्रश्न में स्टार नहीं लगा हुआ हो, पहला अंतर। दूसरा अंतर, इसमें लिखित में पूछा जाएगा, मंत्री जी भी लिखित में आंसर देंगे। तीसरा अंतर, इसमें अधिकतम 230 प्रश्न पूछा जा सकता है, उसमें अधिकतम एक दिन में 20 प्रश्न पूछा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण अंतर, इसमें आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। अतारांकित प्रश्न की श्रेणी में आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तीसरा, अल्प सूचना वाला जो प्रश्न होता है, इस प्रश्न में आप मतलब क्या, अल्प सूचना वाला जो प्रश्न होता है उस प्रश्न में आप कभी भी किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अल्प सूचना मतलब यह हुआ जो नियरेस्ट हो। मतलब क्या, कम से कम वह जो घटना है वह 10 दिनों की घटना हो, उस घटना में आप प्रश्न किसी भी सदस्य से, किसी भी मंत्री से आप उस प्रश्न को संसद के पटल पर आप उठा सकते हैं। चौथा जो एक प्रकार है वो हम पहले ही बता चुके हैं, उसमें यह है कि कोई भी सांसद, कोई भी सदस्य उस व्यक्ति से प्रश्न कर सकता है जो व्यक्ति मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं है, फिर भी उससे प्रश्न किया जा सकता है यदि उसने किसी प्रकार के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया हो। अल्प सूचना मतलब यह हुआ कि 10 दिन से कम अवधि वाले प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं। और चौथा जो प्रकार था इसमें प्रश्नकाल में, चौथा प्रकार यह है कि कोई भी सांसद किसी भी सदस्य से प्रश्न पूछ सकता है, वैसा सदस्य जो मंत्री परिषद का अंग नहीं है, यदि उसने अपने विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है तो उस प्रकार के सदस्य से भी कोई अन्य सदस्य या कोई अन्य सांसद प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्नकाल में एक दो प्रश्न आपके मन में और आएगा कि आप ये तो बताए ही नहीं कि प्रश्नकाल कब चलता है कब नहीं चलता है। तो हम एक दो स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद के पहले सत्र में, लोकसभा चुनाव के ठीक बाद के पहले सत्र में प्रश्नकाल नहीं चलता है। इस बात को हम लोग स्पष्ट ध्यान रखेंगे। कब? तो लोकसभा चुनाव के ठीक बाद के पहले सत्र को। अब मन में क्यों, तो आप ही बताइए। पहले सत्र में तो नए नए व्यक्ति चुनकर ही आए हैं, वे पहले मंत्री बनेंगे तो उस विभाग को देखेंगे तब तो वो कुछ समझेंगे। मंत्री बने ही नहीं, आप प्रश्न कैसे कर देंगे उनसे? तो इस कारण से नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, राष्ट्रपति के संबोधन पर या राष्ट्रपति के संबोधन या संबोधित के समय या आहूत के समय प्रश्नकाल उस दिन नहीं चलता है। तीसरा कंडीशन, प्रश्नकाल सैटरडे और संडे को नहीं चलता है। मतलब क्या, शनिवार और रविवार को प्रश्नकाल संभवतः नहीं होता है। हम इन 3-4 बातों को प्रश्नकाल से जोड़कर याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं शून्यकाल पर।
शून्यकाल। प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। अब मन में आएगा क्या शून्यकाल जैसा शब्द का चर्चा भारतीय संविधान में कहीं किया गया है? तो हम यह कहेंगे कि भारतीय संविधान में शून्यकाल जैसा कोई भी शब्द उल्लेखित नहीं है। तो फिर मन में एक प्रश्न आएगा, तो फिर यह नाम आया कहां से? तो लग रहा है संसदीय नियम व प्रक्रिया में लिखा होगा। जी नहीं, शून्यकाल जो शब्द है यह संसदीय नियम व प्रक्रिया में भी नहीं लिखा हुआ है। तो यह शब्द आया कहां से? शून्यकाल जो शब्द है यह मीडिया बंधु के द्वारा दिया गया एक शब्द है जिसको हम लोग शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल की अवधि तो अभी तक शून्यकाल का अवधि कोई फिक्स है नहीं कि 1 घंटा चलेगा 2 घंटा जो भी हो, लेकिन शून्यकाल जो है यह कम अवधि की होती है, हमें यह याद रखना है। कहिएगा क्या कोई इसका समय फिक्स है? जब संविधान में उल्लेखित ही नहीं है, जब संसदीय नियम व प्रक्रिया में उल्लेखित ही नहीं है, तो फिर इसका समय कहाँ निर्धारित होगा? यह शब्द मीडिया के द्वारा दिया गया। अब एक प्रश्न आएगा, शून्यकाल शब्द कब दिया गया? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा कोई डेट निर्धारित नहीं है कि फलाने दिन शून्यकाल शब्द दिया गया। हाँ, यह बोला जा सकता है कि 60-70 के दशक में, मतलब 1960 और 70 के बीच में इस शब्द का जन्म हुआ, शून्यकाल शब्द का। कोई प्रॉपर कोई वर्ष नहीं है, किसी बुक में ऐसा देखा गया है 1962 में शून्यकाल आया। शून्यकाल की अवधि आधे घंटे की होती है। जब संविधान में उल्लेखित ही नहीं है तो आधे घंटे 1 घंटे कहाँ से आए? हाँ, यह कहा जा सकता है कि शून्यकाल की जो अवधि है इसकी अवधि कम से कम होनी चाहिए। शून्यकाल में होता क्या? शून्यकाल में कोई भी सांसद किसी भी सांसद से या किसी भी मंत्री से प्रश्न कर सकता है। शून्यकाल में हम इस बात को याद रखेंगे। तो आज हम लोगों ने संसदीय प्रक्रिया में संसदीय सत्र, सेशन, अधिवेशन, इन बातों पर चर्चा किया। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। यदि आपको कहीं कोई कठिनाई हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। खूब अच्छे से रहिए, खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।